दूरदर्शन यादगिरी आदाब हैदराबाद में आप सबका इस्तकबाल है। हार्दिक दिल से स्वागत भी करते हैं। आज एक उभरती हुई बॉक्सर से आपकी मुलाकात कराएंगे जिनका नाम है निखत ज़रीन। बॉक्सिंग की दुनिया में तेज़ी के साथ उभरता हुआ सितारा, जिन्होंने अपनी मेहनत, जस्तजू और लगन के ज़रिए न सिर्फ हिंदुस्तान में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई, बल्कि बॉक्सिंग की दुनिया में आलमी सतह पर एक स्टार बॉक्सर के तौर पर अपना लोहा मनवाया। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं बॉक्सर निखत ज़रीन की, जिनका ताल्लुक़ शहर निज़ामाबाद से है, लेकिन उनकी कामयाबी के चर्चे सारी दुनिया में सुनाई देते हैं। निखत ज़रीन एक ऐसे समाज से आती है जहां पर ज़्यादातर लड़कियां खेलकूद में खुलकर हिस्सा नहीं लेती, लेकिन निखत ने अपनी दिलचस्पी न सिर्फ बॉक्सिंग में जाहिर की, बल्कि दिन रात कड़ी मेहनत और मुशक्क़त करते हुए बॉक्सिंग की दुनिया में अपना एक नुमाया मकाम हासिल किया और कम अरसे में एक स्टार बॉक्सर बन गई। नाजरीन, आइए आज हम आपकी मुलाकात निखत ज़रीन से करवाते हैं। स्वागत है आपका। जी, अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ सर। 6 महीनों से कुछ चला नहीं है बॉक्सिंग में और स्पोर्ट्स तो शुरू हो रहे हैं दुनिया में। ये 6 महीने का जो पीरियड है किस तरह से गुजारा आपने? एज एन एथलीट हमें भी बहुत मुश्किलें सहना पड़ा, बिकॉज कोई कंपटीशन नहीं हुआ। हम इतने साल से मेहनत करते आए हैं, एक कंपटीशन में मेडल जीतने के लिए ही मेहनत करते हैं। बट जब कंपटीशन ही नहीं हो रहा है और सब कुछ लॉकडाउन की वजह से बंद था, तो एक ऐसा लग रहा था कि घर बैठे कुछ हो नहीं रहा है। तो सब एथलीट्स को मेंटली भी डिस्टर्ब हो रहे थे कि कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, ना स्टेडियम्स खुले हैं, ना मेहनत हो रही है। तो उस चीज़ की वजह से बहुत नुकसान देखने को मिल रहा था। बट जैसे जैसे अभी लॉकडाउन खुल रहा है और देखा जाएगा तो अभी कॉम्पिटिशन्स भी स्टार्ट हो रहे हैं कोई कंट्री में, जैसे IPL भी हुआ है, कुछ लीग्स भी स्टार्ट हो रहे हैं फुटबॉल के भी। तो वैसे ही बॉक्सिंग भी स्टार्ट होगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर में भी। तो बस उसी की तैयारी है, मेहनत तो जारी है ही। तो बस होप रखती हूँ कि मैं जल्द से जल्द हमारे बॉक्सिंग कंपटीशन शुरू हो जाए और हम लोग अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें। निखत, बॉक्सिंग लेट शुरू होने का एक और वजह भी है, वो ये है कि काफ़ी क्लोज स्पोर्ट है। शायद हो सकता है कि वो भी एक कारण हो सकता है। जी जी जी, क्योंकि बॉक्सिंग एक कॉम्पैक्ट गेम है। आप अकेले नहीं लड़ सकते, आपको एक अपोनेंट और आपका एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। तो उसी के वजह से हमारी ट्रेनिंग पर भी बहुत असर पड़ रहा है उस चीज़ का, क्योंकि बॉक्सिंग में बिना पार्टनर के आपकी ट्रेनिंग पूरी नहीं होती है। आप कितना भी पंचिंग बैग कर लो, स्किपिंग रोप, शैडो बॉक्सिंग कर लो, बट जब तक आप पार्टनर ट्रेनिंग नहीं करते हो रिंग में, वो आपको फ़ायदा नहीं देता है। तो फिलहाल उसी की वजह से बॉक्सिंग कैंप्स भी बंद है। अभी फ़िलहाल कैंप भी नहीं चल रहा है, कोई कंपटीशन भी नहीं हो रहा है। अगर दूसरे गेम्स का देखा जाएगा तो क्रिकेट एक कॉम्पैक्ट गेम नहीं है और फुटबॉल भी नहीं है। तो बॉक्सिंग दो अपोनेंट्स के बीच में फ़ाइट लड़ा जाता है, तो उसकी वजह से बॉक्सिंग कंपटीशन अभी हो रहे नहीं है। बट अभी फ़िलहाल प्रिकॉशंस फॉलो करते हुए सारे क्वारंटीन में रख के लोगों को बॉक्सिंग कंपटीशन हो रहे दूसरे कंट्री में। तो आगे भी ऐसी कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करके शायद कॉम्पिटिशन्स होंगे। जो फर्स्ट 3 मंथ्स तो इतने टफ थे सभी के लिए, ना जिम्स खुले हुए थे, ना मैदान या बॉक्सिंग के रिंग। कैसा लग रहा था वो, खास करके मार्च से लेके अप्रैल मई जून तक? जी, स्टार्टिंग में तो जैसे अब बहुत साल बाद मुझे मौका मिला घर पे रहने का, ईद मनाने का। तो स्टार्टिंग में बहुत खुश थी मैं कि इतने साल बाद मेरे को घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का चांस मिला। तो बट जैसा देखा जाएगा, अगर एक एथलीट कुछ दिन, जैसे 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, आप रेस्ट दे दो चलेगा। बट 1 महीना से ज़्यादा अगर आप उनको बोलेंगे कि आप मेहनत मत करो, तो उनको भी अंदर से कैसा फील होता है कि यार बिना मेहनत के खाना भी हमें फील नहीं होता, भूख नहीं लगती हमें जब तक हम मेहनत नहीं करते। तो वो लॉकडाउन की वजह से बहुत असर पड़ा था हम एथलीट्स के ऊपर। 1 महीना ट्रेनिंग नहीं करेंगे, 2 महीना, तो ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा था हम लोग को भी। बट मैं अपने फिटनेस का ध्यान रखते हुए मैं ऊपर हमारे टेरेस के ऊपर मेहनत करती थी, स्किपिंग रोप, शैडो बॉक्सिंग, थोड़ा लाइट वर्कआउट करती थी।
बट जस्ट टू कीप माई सेल्फ फिट। बट वो एज एन एथलीट उस चीज़ का बहुत असर पड़ रहा था मेंटली हम एथलीट्स को, क्योंकि सारे स्टेडियम्स भी बंद थे और कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। आपको पता ही है स्टार्टिंग में तो स्ट्रिक्टली लॉकडाउन हो गया था, पुलिस लोग भी बाहर थे, तो उसकी वजह से स्पोर्ट्स पे बहुत असर पड़ा। बट अभी जैसे लॉकडाउन खुल गया है, लोग ट्रेनिंग सेंटर्स भी खुल गए, तो लोग जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अब देखा जाएगा कि आगे कैसे होता है। बट आप तो कह रहे हैं कि रमज़ान का जो महीना होता है एक्चुअली लोगों से मिलने के लोग पसंद करते हैं, मिलना पसंद करते हैं, बाहर जाना पसंद करते हैं, और स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए खास करके जो भी राहत मिलती है मिलने में ज़्यादा मिलती है। फिर आपको घर बैठे बैठे बोर नहीं हुआ था उस खास करके उस? जी ज़रूर, क्योंकि ईद ऐसी एक फेस्टिवल है जहाँ आप अपने पूरी फैमिली के साथ स्पेंड करते हो। बट फ़िलहाल हमारे पूरे घर वाले निज़ामाबाद में रहते हैं, तो हम बस यहाँ हैदराबाद में रहते हैं। तो हाँ, ईद इस बार की ईद कुछ अलग थी, घर बैठे ही सेलिब्रेट करना पड़ रहा था। बट कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस चीज़ में भी बहुत ऐसे लोग होंगे जो उनको ये ऐसी ईद भी नसीब नहीं हो रही हो, क्योंकि कोई दूसरी जगह पे लॉकडाउन में बंद हो पड़े थे शायद। तो बट मेरे नसीब में था घर वालों के साथ ईद मनाना, तो मैं अपने आप को खुश नसीब ही समझूंगी। मुझे इस बात की खुशी मिलती है कि मुझे मौका मिला सेलिब्रेट करने का ईद घर पर। नहीं तो बहुत लोग तो ऐसे थे कि स्टेडियम्स में ही बंद है, अभी भी हॉस्टल्स में ही। तो बट मैं मार्च में इधर आई थी घर में, लॉकडाउन से पहले आई थी। मैं अपने जॉब का कुछ करने के लिए, क्योंकि इस साल मैं सोच रही थी कि जॉब में लग जाऊं मैं। एज होते जाएगी तो उतना आपको फिर घर से रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि आप अपने घर को संभालें, तो उस वजह से मैं घर आई थी। बट सडनली लॉकडाउन हो गया, तो उसके बाद कहीं जाने को मौका नहीं मिला, घर पे ही हूँ उस टाइम से। मार्च से मैं घर पे ही हूँ मैं। निखत, आप कह रहे थे कि जॉब का कुछ चक्कर चल रहा है, तो ये भी सुनने में आया कि आप KTR साहब से भी मिले थे। क्या चला था, क्या बात चली थी उसमें? जी, जब मैं नेशनल कैंप में थी, तब मैं स्टांजा में मेरा जब पहली बार गोल्ड मेडल आया था, जब जनवरी में, तो सबसे पहले मैं हैदराबाद आके मैं KTR सर से मिली थी, और उसी खुशी में उन्होंने मुबारकबाद भी दी। और फिर मैंने उनको अपनी बात रखी जॉब के बारे में। उनको बोला मैंने कि सर ऐसी बात है कि मुझे जॉब की ज़रूरत है ऐसे। तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ज़रूर मदद करूंगा उस चीज़ में, आप टेंशन मत लो, आप अपने गेम पे ध्यान दो, और ऐसे ही हमारे तेलंगाना स्टेट का और इंडिया का नाम रोशन करें। तो उसके बाद मैं वापस कैंप में चले गई थी। तो फिर बैक टू बैक कॉम्पिटिशन्स भी आए थे। एशियन चैम्पियनशिप की ट्रायल थी, फिर एशियन चैम्पियनशिप था, और उसके बाद इंडिया ओपन, उसके बाद फिर मैं इटली गई थी और आयरलैंड भी गई थी ट्रेनिंग के लिए। तो मुझे मौका नहीं मिल रहा था यहाँ पे हैदराबाद आने का, मिलने का सबको। बट जब जनवरी में फिर जैसे 2020 आया, नया साल हुआ, फिर मार्च में पूरे कंपटीशन ख़त्म होने के बाद मैं फुर्सत से मैं हैदराबाद आई थी, ताकि मैं KTR सर से, KCR सर से, सबसे मिल के मैं अपने जॉब के लिए बात करूं। बट फिर लॉकडाउन हो गया, उसकी वजह से, कोविड की वजह से कोई किसी से नहीं मिल पा रहा था, तो उसकी वजह से मैं नहीं मिल पाई। बट अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी मिली थी हमारे, श्रीनिवास गौड़ सर। तो उनको हमने बोला था कि सर ऐसे आप जॉब के लिए आए, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने KTR सर से बात की, और KTR सर बोल रहे थे कि इसके ऊपर वो लोग देख रहे हैं कुछ करने का। तो बस मैं उन्हीं के अभी आंसर का वेट कर रही हूँ कि क्या होगा, और अगर जल्द से जल्द हो जाएगा तो बहुत खुशी की बात होगी मेरे लिए। बट मुझे पूरा भरोसा है तेलंगाना गवर्नमेंट हमेशा मुझे सपोर्ट करते आई और आगे भी करते रहेगी। बट मेरा काम है मेहनत करना और अपने देश का और अपने स्टेट, तेलंगाना स्टेट का नाम रोशन करना, जो मैं कर रही हूँ, और इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में भी करती रहूँगी मैं। तो आप किस चीज़ में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट में आप आना चाह रहे हैं? ज़्यादातर पुलिस डिपार्टमेंट में आते जी, हैं मैं लोग। बचपन से मेरा एक ही सपना था कि IPS बनना, बट अभी IPS के उस लाइन में नहीं हूँ मैं। बट उस लेवल के तो हैं आप, एक मतलब वो जो इज्जत जो आपने पाई है, जो रेस्पेक्ट आपने पाया है, वो कोई कम नहीं है, बराबर है एक्चुअली। जी, बट अभी
वो लेवल पे पहुंचने के लिए मुझे पहले ओलंपिक मेडल भी जीतना होगा, जो मेरा सपना है। अभी यही है कि पुलिस में मुझे जॉब मिले, क्योंकि मेरा बचपन से एक सपना था कि पुलिस में मुझे एक जॉब चाहिए। हम बात करेंगे 2019 के बारे में। 2019 ये ईयर तो आपके लिए बहुत ही टफ रहा, बहुत ही बिजी भी रहा। हर जगह आप टूर्नामेंट्स खेल रहे थे, बेलरी में, बल्गेरिया में, थाईलैंड में, इटली में मेरे ख्याल से कैंप भी चला था, वहाँ पे टूर्नामेंट्स भी खेले थे, इंडिया इटली का हुआ था। वो साल बताइए नो, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ आपके लिए? जी हाँ, 2019 मेरे लिए बहुत वेरी बिजी ईयर था, क्योंकि पहले ऐसे होता था बॉक्सिंग में साल में एक कंपटीशन होता था और 2 साल में एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप होता था। बट अभी 2019 में बैक टू बैक कंपटीशन था मेरे लिए, और मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा था बॉक्सिंग में, बिकॉज मुझे चांस ही नहीं मिल रहा था कि मैं घर आऊँ और घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करूँ। तो मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि पूरा साल भर मैं 2019 कैंप में ही स्पेंड किया। और 2019 जनवरी से जो कंपटीशन स्टार्ट हुआ, 2019 नवंबर तक मेरे कंपटीशन चलते ही रहे। जनवरी में स्ट्रैंजर कंपटीशन था बल्गेरिया में, वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल था। और उसके बाद जैसे हम वापस आए, फिर 10-15 दिन ट्रेनिंग करे, फिर बाद में एशियन चैम्पियनशिप की ट्रायल थी, तो फिर ट्रायल में पार्टिसिपेट करना पड़ा। फिर जैसे ट्रायल ख़त्म हुआ और मेरा सिलेक्शन हुआ 51 कैटेगरी में, उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप था फिर 15 दिन के बाद। फिर एशियन चैम्पियनशिप में वहाँ ब्रॉन्ज मेडल आया, फिर वापस ही करे। फिर एशियन चैम्पियनशिप के बाद फिर इंडिया ओपन जो गुवाहाटी में हुआ था, फिर उसकी तैयारी करने पे लग गए हम लोग। फिर इंडिया ओपन होने के बाद, इंडिया ओपन जिस दिन हुआ दूसरे दिन हम लोग इटली के लिए रवाना हो गए। फिर रवाना हो गए हम लोग। वहाँ पे इटली में ट्रेनिंग करे, उसके बाद फिर ड्यूल मैच था हमारे इटली के साथ। तो ऐसे एक दिन छोड़ के ऐसे ऑल्टरनेट डेज था कंपटीशन। तो वहाँ पे कंपटीशन होते ही फिर 2 दिन ट्रेनिंग करके फिर आयरलैंड के लिए हम रवाना हो गए। फिर वहाँ पे हम 2 हफ्ते हमारी ट्रेनिंग चली। वर्ल्ड के टॉप 7 कंट्रीज आए थे वहाँ पे। हमारा स्पारिंग डेली एवरीडे स्पारिंग होता था, ट्रेनिंग होता था। तो उसके हिसाब से बहुत बिजी ईयर था। फिर जैसे हम आयरलैंड से वापस आए, फिर 1 महीना बाद हमारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप का ट्रायल होने वाला था। तो उससे पहले टॉप जो रैंक एक वेट कैटेगरी में जो टॉप 4 बॉक्सर्स थे, उन लोग को 4 डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स आ रहे थे। तो उसमें एक बॉक्सर्स को भेजा। तो उसके हिसाब से जो कंपटीशन में गोल्ड मेडल हासिल करेगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। फिर जैसे जिसका सिल्वर आता है उसको सेकंड, थर्ड, ऐसे मेडल वाइज देख के फिर ट्रायल रखेंगे बोला था उन्होंने। फिर मेरा थाईलैंड ओपन में नाम था, और वहाँ पे थाईलैंड ओपन में मेरा सिल्वर मेडल आया। फिर वहाँ पे थाईलैंड ओपन से आते फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप की ट्रायल है बोल के बोले। फिर उसके बाद ऐसे ही कॉम्पिटिशन्स आते रहे, बहुत बिजी शेड्यूल था तो टाइम नहीं मिला था। इसीलिए जैसे 2019 ख़त्म हुआ और 2020 में भी जनवरी में कंपटीशन था, वो कंपटीशन ख़त्म होते ही फिर ट्रायल हुई हमारी ओलंपिक क्वालिफायर्स की। जैसे ट्रायल ख़त्म हुई उसके बाद हमें फुर्सत से टाइम मिला घर आने के लिए, इसीलिए मैं मार्च में घर आई थी, ताकि घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करूं और थोड़ा जो मेरा जॉब का है वो थोड़ा काम कर लूँ। उसके लिए मैं मार्च में आई थी। बट कोविड हो गया एकदम से, और सडनली लॉकडाउन अनाउंस हो गया। फिर उसके बाद कहीं बाहर जाने को नहीं मिला, और तब से मैं घर पे ही हूँ। मतलब कितना बुरा लगा होगा आपको, टॉप स्कीम में भी थे आप 2020 ओलंपिक्स के लिए। जी, जैसे हर एथलीट का एक सपना होता है कि वो अपने कंट्री को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करे, और हर एथलीट का एक सपना होता है कि वो ओलंपिक मेडल जीते। तो वैसे ही मेरा भी एक सपना था, और क्योंकि हर एथलीट उसी के लिए मेहनत करता है कि ओलंपिक खेले, तो मैं भी वैसे ही मेहनत कर रही थी ओलंपिक खेलूँगी करके। तो कुछ प्लेयर्स होते हैं जिसको सक्सेस जल्दी मिलता है, और कुछ प्लेयर्स होते हैं जिसको बहुत मुश्किल कड़ी मेहनत करने के बाद सक्सेस मिलता है। तो शायद मेरे करियर को देखने के बाद ऐसे लगता है कि मुझे शायद मुश्किल से मिलेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि रास्ते में बहुत चैलेंजेस आते हैं। जो आप वो चैलेंजेस को स्टेप बाय स्टेप
आप फेस करते रहोगे, आप उतने ही आपको नो आप उतने ही स्ट्रांग होते जाओगे एवरी डे। तो शायद मेरे लाइफ में मेरे नसीब में इतने चैलेंजेस लिखे ताकि वही मुझे एक स्ट्रांग एथलीट बना रहा है, एक स्ट्रांग प्लेयर बना रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपने वहाँ भी सब्र किया जहाँ जी रोना भी पड़ा आपको, जी है ना? जी या जी। सब्र एक बहुत बड़ी चीज़ है। हर किसी के बस में नहीं होता है पेशेंस रखना, बट अगर मेरे उसमें लिखा है कि मैं पेशेंस करूं, और बोलते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और ऐसा नहीं है, मेहनत हर कोई करता है और मेहनत का आपको फल ज़रूर एक दिन मिलेगा। सब्र का फल भी मीठा जी, होता है। सब्र का भी, जी मेहनत का भी, और इसीलिए मेहनत भी चल रही है और सब्र भी चल रहा है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में कुछ अच्छा ही लिखा होगा, इसीलिए बस यही सोच के मेहनत कर रही हूँ, आगे भी करते रहूँगी कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। और मेरा सपना है ओलंपिक में मेडल जीतने का, और इंशाल्लाह वो एक दिन पूरा करूँगी मैं। नाजरीन, आदाब, हैदराबाद में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। 2020 अभी 2021 वहीं पे चलेगा ओलंपिक्स। उसके लिए फिर से ट्रायल्स होंगे या फिर कुछ सिलेक्शन होगा? कोई अगर ड्रॉप होंगे, जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, कैसा होगा वो साल? अभी जैसे ओलंपिक्स तो 2020 में होने वाला था, बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड एक साल और पोस्टपोन्ड हो गया। सेम जगह पे ही होने वाले हैं। तो 2021 में होगा। तो मेरे वेट में जो बॉक्सर है वो ऑलरेडी क्वालिफाइड है। तो अगर फ्यूचर में ऐसे अब एक साल तक हर एथलीट का, हर बॉक्सर का फिटनेस लेवल सेम नहीं होता है। Absolutely. तो किसी का फिटनेस कभी अच्छा चलता है, कभी एकदम डाउन चलता है। तो शायद अचानक कोई इंजरी भी आ सकती है। अचानक कोई इंजरी भी हो सकती है। तो मतलब यू नेवर नो कि आपके नसीब में क्या लिखा होगा, कब क्या होगा। तो बस आप मैं तो ऐसा नहीं चाहते हैं मेरे ख्याल से। आप तो नहीं मेहनत नहीं से ही नहीं, जाएंगे। मेरा काम है मेहनत करना, मैं वो वैसे भी कर रही हूँ। अगर लिखा है मेरे नसीब में तो वो ज़रूर मिलेगा मुझे। तो पर मेरा अभी फोकस यही है कि 2022 में जो कॉमनवेल्थ एंड एशियन गेम्स है, मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। मैंने मतलब हर किसी इंटरव्यू में यही बोला है मैंने। मैं अभी फ़िलहाल तो 2022 कॉमनवेल्थ एंड एशियन गेम्स की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरा फोकस उसी पे है। बाकी मेहनत तो चलते रह रही है, और टॉप स्कीम में भी मेरा नाम है। तो अगर फ्यूचर में फेडरेशन या साई कहती है कि ट्रायल होनी चाहिए, तो शायद ट्रायल के लिए भी मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। बट फिलहाल तो अभी ये कोविड की वजह से कोई कंपटीशन भी नहीं हो रहा है, तो घर पे ही कर रही हूँ मैं, हैदराबाद में कर रही हूँ ट्रेनिंग। तो फिलहाल मेरा मोटिव यही है कि ये साल भर पूरा फिट रहने के लिए मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, क्योंकि फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एथलीट की लाइफ में। तो अभी फ़िलहाल मेरा मोटिव ये है कि मैं अपनी बॉडी को फिट रखूं और आने वाले कंपटीशन के लिए तैयारी करूं। ये आपने वेट की बात करी है। ये 51 केज का, जो 51 केज का जो फ्लाई वेट एक्चुअली, इसमें जो आम जनता को तो ये सब मालूम नहीं होता है। जो सीनियर्स में क्या क्या कैटेगरीज होते हैं, और आपने खास करके इसमें क्यों ये बताइए एक्चुअली। बॉक्सिंग में 10 वेट कैटेगरी होते हैं। 46 to 48 लाइट फ्लाई होता है, 48 to 51 फ्लाई वेट, और उसके बाद 54 कैटेगरी होता है, फिर 57, 60, 64, 69, 75, 81 और 81 प्लस। तो ये वेट कैटेगरी होते हैं पूरे। बट ओलंपिक में फ़िलहाल अभी फ्लाई वेट है जो मेरा वेट कैटेगरी है, 48 to 51। फेदर वेट है 54 to 57। फिर लाइट वेट है 57 to 60। लाइट वेल्टर है 64 to 69। फिर उसके बाद आएगा मिडिल वेट 75 कैटेगरी। तो मैं 51 में इसीलिए खेलती हूँ क्योंकि 51 ओलंपिक वेट कैटेगरी भी है, और मेरा एक्चुअल वेट 51 ही है, तो मैं 51 में ही खेलती हूँ। तो अगर मेरा वेट 57 होता तो मैं 57 में खेलती। तो ऐसा नहीं है कि 51 ही मेरे लिए मतलब आगे जाके कुछ बदल भी हाँ, अगर मेरा वेट फ्यूचर में अगर बढ़ता है तो मैं मेरे वेट के हिसाब से मैं उस वेट कैटेगरी में खेलूंगी। बट जनरली क्या होता है कि एथलीट्स के साथ, खास करके पगलिस बॉक्सर्स के साथ, अपने वेट को बरकरार रखते हुए उसी में ज़्यादातर कोशिश करते कि उसी में पार्टिसिपेट करें। आपका ऐसा कोई इरादा है या फिर
नहीं, अगर अचानक बढ़ेगा मैं कुछ या नहीं, मैं जूनियर से, जब से मैं बॉक्सिंग स्टार्ट कर रही हूँ तब से मैं 50 कैटेगरी में खेलती थी मैं। तो अब 50 सीनियर में 50 कैटेगरी है नहीं, 51 है, तो मुझे 51 में ही खेलना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो ओलंपिक वेट कैटेगरी भी है, तो इसीलिए मैं ये वेट कैटेगरी में खेलती हूँ ताकि मेरे चांसेस ज़्यादा 51 में लगते हैं। अगर 57 में भी खेल सकती हूँ, बट फिलहाल मेरा वेट Absolutely, yeah. उतना नहीं है, तो मैं एबव वेट में जाके एबव वेट में खेलने के लिए उतना पावर भी होना पड़ता है आपको उस वेट कैटेगरी के हिसाब से। तो मेरा फिलहाल 51 के लिए सेट हो रहा है, मेरा बॉडी, मेरी हाइट, मेरा पंचिंग पावर जो, तो मैं 51 को ज़्यादा प्रिफर करती हूँ खेलने में। पंचिंग की बात आपने की, आपने आप क्या पसंद करते हैं, अपर कट या फिर क्या पसंद करते हैं पंचेस में? देखिए, दो टाइप के बॉक्सर होते हैं। एक होता है एग्रेसिव बॉक्सर जो सामने चढ़ चढ़ के खेलता है, एक होता है एक डिफेंसिव बॉक्सर जो आगे वाला जब तक अटैक नहीं करता तब तक वो अटैक नहीं करता है। तो मैं काउंटर पंचर हूँ, मैं डिफेंसिव और काउंटर अटैक करती हूँ। मैं आगे वाले को ऐसे दिखाती हूँ कि मैं मार रही हूँ, बट मैं मारती नहीं हूँ। फिर आगे वाले को ऐसे लगता है मैं मार रही हूँ, तो वो क्या करता है, वो डिफेंसिव जाके फिर मारने को आता है, तब मैं काउंटर पंचिंग करती हूँ। तब मेरे को जब आपको ओपनिंग जब मिलती है, जब आप हाथ खोलते हो तो ऑटोमेटिक आपको ओपनिंग मिलती है, तो मैं उस चीज़ का फ़ायदा उठाती हूँ ताकि आगे वाला पंच खोले और मुझे ओपनिंग दिखते मैं काउंटर मारूँ। पर इसमें ऐसा होता है कि बॉक्सिंग में इंतजार करने के लिए तो मौका टाइम ही नहीं मिलता है ना एक्चुअली, बहुत जो भी कम मिलता है टाइम एब्सोल्यूट। आपको तो फिर एकदम। उस समय में क्या क्या आप टेक्निक्स स्ट्रैटेजीज ये करते हैं आप? बॉक्सिंग में आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। एक सेकंड में भी आपको ऐसा बोलते हैं कि आई आँख ब्लिंक नीचे, में भी या आपको पंच लग जाता है, तो बहुत अलर्ट रहना पड़ता है आपको। तीनों राउंड 3 मिनट के 3 राउंड होते हैं, तो आप कभी भी आपको पंच लग सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि लास्ट बेल, जब तक आप लास्ट रिंग बेल नहीं रिंग होती तब तक हार नहीं मानना है, लगे रहना है और अपना 100% देना है जब तक बेल रिंग नहीं होती है। और मैं वैसे ही करती हूँ पूरा, जब तक बेल नहीं रिंग होती है तब तक मैं अपना 100% देती हूँ रिंग में। कंसीडर कभी करते ही नहीं हो? नहीं, करना भी नहीं चाहिए कोई एथलीट को, क्योंकि शॉर्टकट्स लाइफ में किसी को आगे नहीं बढ़ाता है। तो जब तक आपके दिमाग में ये चलता है कि आप शॉर्टकट मार के जीतोगे, आप एक बाउट जीत सकते हो, 2 बाउट जीत सकते हो, आप गोल्ड मेडल नहीं जीत सकते हो। Absolutely. तो आपको पूरी मेहनत करनी पड़ती है। अगर 2 घंटे का, बहुत एथलीट्स ऐसे होते हैं, हम इंडियंस लोग इतनी मेहनत करते हैं, 2-2 3-3 घंटे मेहनत करते हैं, और जब बाउट की बात आती है हम लोग एक अंदर से डर आता है, हम अपना फिर बेस्ट नहीं देते। तो ये सब मेंटली, इट्स ऑल अबाउट मेंटल गेम। तो आप कितना आप मेंटली कितना स्ट्रांग हो वो आपको अब रिंग में दिखता है। खाली मेहनत ही काम नहीं आती है, आपका जिगर भी काम में आता है। आप कितना कॉन्फिडेंट हो अंदर रिंग में और कितने एक्सपीरियंस है आपको, वो सब आपको रिंग में काम में आता है। वो तजुर्बा सब कुछ जी। अलग से महसूस कर रहे हैं आजकल, मतलब जो पहले जो बॉक्सर थे आज जो बॉक्सर हैं आप, क्या 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 महसूस किया, क्या क्या जी, डिफरेंस है? जैसे जब मैं आपको बहुत साल पहले मिली थी, Yeah. आप बोल भी रहे थे कि मैं इंटरव्यू में डर डर के इंटरव्यू देती, क्योंकि मुझे कैमरे से पहले बहुत डर था, बट अभी उतना ही मैं कैमरे को इतना ही प्यार करती हूँ। कैमरा जब पे दिखते ही कॉन्फिडेंस आता है। अभी कैमरे को फेस करने में इतना मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि बहुत इंटरव्यूज दे दिए, तो एक्सपीरियंस Absolutely. बढ़ते जाता है इंसान का। तो लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग Absolutely. एंड ग्रोइंग। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि इंसान सीखना कभी नहीं छोड़ता है। तो वैसे ही बॉक्सिंग में भी मैं हर दिन सीखती हूँ, और वही सीख मुझे एक अच्छा बेहतर इंसान बनाती है। तो साथ साथ फल भी वैसे ही मिल जाए, वो भी तो इम्पोर्टेंट होता है। मेहनत करते रहो, और लाइफ में आपको उतना ही एक्सपीरियंस मिलेगा। और जब जैसा आप एक लेवल पे, आप एक एज आ जाती है आपको, वहाँ पे आपका टैलेंट काम में नहीं आता, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काम में आता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप तो कह रहे थे कि कुछ साल पहले कुछ एक डर जैसा रहता था, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता था। मैं कई बार आपको देखा रिंग में, आप उसी तरह से बॉक्सिंग करते थे, दिल खोल के बोलते हैं ना एक्चुअली थिंग। लेकिन तब की बॉक्सिंग में, अब की बॉक्सिंग में क्या क्या परिवर्तन आपने देखा, क्या क्या बदलाव आया?
जी जैसे आप बोल रहे हो, पहले भी निडर होके खेलती थी मैं पहले भी, बट पहले क्या था, मैं नई थी बॉक्सिंग के इस दुनिया में। तो उस टाइम हमें इतना वो एहसास नहीं होता था कि कौन सी बॉक्सर कितनी एक्सपीरियंस है, उसके बारे में नॉलेज नहीं होती थी आगे वाली अपोनेंट के बारे में। तो हम पहले क्या होते थे, अगर आप नए बच्चे को बॉक्सिंग रिंग में डालो, आप बोलोगे मारो, तो उसका बस दिमाग में एक ही होता है कि मारना होता है, Absolutely. है ना। तो वो मारते ही रहता है। तो उस टाइम भी मेरा माइंडसेट वैसे ही था कि रिंग में जाना है तो बस मारना है और जीतना है। उस टाइम ये था। अभी फिलहाल अब मेरे को इतने कॉम्पिटिशन्स खेलने के बाद तो एक एक्सपीरियंस आया है और मालूम है कि कौन सा बॉक्सर कितना अच्छा है, कौन सा बॉक्सर कैसे खेलता है। तो जितना आपको एक्सपीरियंस होता है बॉक्सिंग के बारे में, उतना ही आपको थॉट्स भी आते हैं माइंड में कि ये बॉक्सर ऐसे खेलता है तो मुझे ऐसे खेलना चाहिए, ये बॉक्सर ऐसे खेलता है मुझे ऐसे खेलना चाहिए। तो आपको उस जितने आपके माइंड में थॉट्स आते हैं, आप उतना ही नर्वस भी हो जाते हो। तो उसी के कारण एक मैं अभी फिलहाल बीइंग एन एक्सपीरियंस बॉक्सर, मुझे एक एक्सपीरियंस बॉक्सर के साथ डर नहीं लगता। मुझे नए बॉक्सर के साथ डर लगता है, क्योंकि इंजरी भी मेरे एक नए बॉक्सर के साथ ही हुई थी। क्योंकि हम ये सोच के, बहुत सारे ऐसे बॉक्सर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, नया बॉक्सर है, ये क्या करेगा, ये मेरे को नहीं मार पाएगा, बोल के हम ईजी ले लेते हैं। तो वो ईजी के चक्कर में वो हम पे भारी पड़ जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस। यस। तो कभी क्या होता है, तो हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते, ये सोच के कि आगे वाला इतना अच्छा नहीं है, तो ये सोच के हम बेस्ट नहीं देते। तो उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे बॉक्सर्स हो जाते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरा बस एक ही रहता है हमेशा दिमाग में कि कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। और लाइफ में ऐसे बहुत चैलेंजेस आते रहेंगे, आपको उतना ही मेहनत करना है। आप एक लेवल पे आने के बाद आपको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उस लेवल को आप मेंटेन करके चलना। तो वही मेरे लिए हो रहा है। बट मुझे अभी तक मेरा एक सपना है ओलंपिक मेडल जीतने का, तो जब तक मैं उसको हासिल नहीं करती हूँ, मैं तब तक हार नहीं मानूंगी, तब तक मैं मेहनत करती रहूँगी। और मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ लिखा है कि हारना नहीं है, रुकना नहीं है, बस मेहनत करते जाना है और अपने सपना पूरा करना है। नाजरीन आदाब, हैदराबाद में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सबसे पहले मुझे मालूम है 2009 में जब आप वाइजाग में जब उसको एक हॉस्टल में रहते थे, उस समय मेरे ख्याल से एक द्रोणाचार्य अवार्डी वेंकटेश्वर राव ने आपको कोचिंग दिया, उसके बाद चिरंजीवी, ये दोनों का रोल कैसा रहा आपकी मतलब तरक्की में? देखिए, हर कोच का एक डिफरेंट स्टाइल होता है अपने स्टूडेंट को एक लेवल पे पहुंचाने का। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। तो वैसे ही जब मैंने बॉक्सिंग निज़ामाबाद में स्टार्ट करी थी, मैं वहाँ पे शमशमुद्दीन नाम के एक सर थे, उनके अंडर मैंने ट्रेनिंग किया 1-2 फादर का साल। नाम नहीं लिया? फादर ने तो पहले सिखाया था आपको बॉक्सिंग एक्चुअली? फादर एथलेटिक्स में सिखाते थे, बॉक्सिंग में नहीं। अच्छा। तो उनके पास 2 साल मैंने ट्रेनिंग की। फिर एक आपको हर लेवल, एक जैसे आपका आपने नेशनल लेवल जीत लिया, तो आपको अब इंटरनेशनल लेवल जीतना है, मेडल जीतना है, तो उसके लिए आपको उस लेवल की आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो निज़ामाबाद में मुझे उस चीज़ की फैसिलिटीज़ वो सब नहीं मिल रही थी। तो मैं तब विशाखापट्टनम साई हॉस्टल मैंने ज्वाइन किया था, और वहाँ पे आई वेंकटेश्वर राव द्रोणाचार्य अवार्डी है, उनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग की थी। और फिर 2 साल उनके अंडर ट्रेनिंग करके फिर मुझे JSW स्पॉन्सर करने के लिए फॉरवर्ड आए थे। तब उन्होंने मुझे एक पर्सनल कोच के जैसे लिए कोच दिया था, उनका नाम है चिरंजीवी सर, जो हैदराबाद में। तो उसी के वजह से मुझे निज़ामाबाद से हैदराबाद शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि कोच यहाँ पे है और ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पे है। तो उसकी वजह से हमारी पूरी फैमिली हैदराबाद शिफ्ट हुई। तो तब से मेरी ट्रेनिंग हैदराबाद में ही चल रही है। फिर जैसे सीनियर लेवल पे आई मैं, फिर ज़्यादातर पूरा साल भर मैं कैंप में ही रहती हूँ, तो बहुत कम टाइम मिलता है घर पे रहने का। तो तब से
मेहनत चल ही रही है। और हर जैसे जैसे मैं डिफरेंट टाइप ऑफ कोच के अंडर ट्रेनिंग करते गई हूँ, वैसे मैं उतनी मैच्योर्ड होते गई हूँ और मेरे गेम में भी चेंजेस आते रहे हैं, उतनी ही मैं एक्सपीरियंस बॉक्सर बनते गई। क्योंकि मेहनत तो करते हो बट आपको पता नहीं होता है कि आप कौन सी गलती क्या मतलब क्या गलती कर रहे हो। तो वहाँ पे आपको आपके गुरु का ही मेन रोल आता है वहाँ पे, कि आपके गुरु आपको सही करते हैं वहाँ पे, तो तब जाके आप एक अच्छे बॉक्सर कहलाते हो। तो बिकॉज मेहनत हर कोई करता है, बट जब तक आपको आपका गुरु का पूरा सपोर्ट नहीं मिलता है आपको, तो तब तक बहुत एथलीट्स ऐसे हो जाते बिना गुरु के गाइडेंस की वजह से, सपोर्ट की वजह से आगे नहीं जा पाते हैं। तो बट मैं लकी हूँ, बहुत खुशनसीब मानूंगी अब मैं अपने आप को, कि मुझे इतने अच्छे कोचेस मिले हैं मेरे लाइफ में। और उनकी हर एक बात मुझे याद है अब तक। हर कोच की अपने अपने तरीके होते हैं, तो उनके हर चीज़ के, बट मैंने जितने भी कोचेस के हाथ में मेहनत की है, सबका एक ही कहना रहता है कि मेहनत करते रहो, मेहनत का फल आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। निखत, बॉक्सिंग की शुरुआत कैसी हुई और किससे आप मुतासिर हुए, ये सब बताइए। पहले जब मैं स्कूल में थी 6th क्लास में, तब बॉक्सिंग मेरे मतलब दिमाग में कहीं भी नहीं था कि मैं बॉक्सर बनूंगी करके, कभी सोचा भी नहीं था मैंने, सपनों में भी नहीं सोचा था। पहले एथलेटिक्स में थी मैं, 100-200 मीटर इवेंट मेरा था, तो उसमें मैं कॉम्पिटिशन्स खेलती थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पर। बट एथलेटिक्स में कोच नहीं होने की वजह से, और ट्रैक की भी बहुत ज़रूरी होती है कि ट्रैक रनिंग और तो उस टाइम वो सब फैसिलिटीज़ निज़ामबाद में नहीं होने की वजह से, तो वैसे ही मैं अपने फादर के साथ, अपने पापा के साथ मैं ट्रेनिंग करने जाती थी कलेक्टर ग्राउंड में। तो वहाँ पे अर्बन गेम्स हो रहे थे, तो मैंने जैसे देखा पापा के साथ वॉकिंग कर रही थी, मैंने देखा हर गेम में लड़की थी एक्सेप्ट बॉक्सिंग में। तो मैं उस टाइम मैंने क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि लड़कियां बॉक्सिंग क्यों नहीं करती है। तो मैंने ये फादर से क्वेश्चन किया था कि पापा बॉक्सिंग में लड़कियां काहे को नहीं है, बॉक्सिंग बस मर्दों का गेम है क्या। तो पापा बोले नहीं बेटा, बॉक्सिंग लड़कियां भी कर सकती है, बट लड़कियों में इतना दम नहीं होता है कि बॉक्सिंग गेम खेले। तो बचपन से ही मैं लड़कों के ग्रुप में रहती थी, मैं भी बॉयकट थी, तो मेरे को भी कोई लड़की नहीं समझता था, सब लड़का ही बच्चा ही समझ के सोचते थे। तो वो एक उनके कंपनी में रह के मेरे अंदर भी वो क्वालिटीज़ थे, ज़िद्दी और हार नहीं मानने वाली क्वालिटीज़ थी। तो वही चीज़ जब मेरे पापा ने बोला कि बॉक्सिंग लड़कियां इसीलिए नहीं करती क्योंकि लड़कियां में दम नहीं है, तो वो चीज़ मुझे एज ए चैलेंज लगा। और मैंने उस टाइम ठान लिया था कि नहीं, लोगों की सोच मैं बदल के दिखाऊंगी कि नहीं, बॉक्सिंग लड़कियां भी कर सकती है। मतलब वालिद साहब का बहुत योगदान है। जी। तो तब वो थॉट मेरे दिमाग में आया था। फिर मैंने अपने पापा से डिस्कस करके फिर मैंने ऐसे बोला कि मैं बॉक्सिंग करूंगी पापा, और मैं लोगों को दिखाऊंगी कि नहीं, बॉक्सिंग लड़कियां भी कर सकती है। कौन थे, मतलब आपके दिमाग में कौन से ऐसे बॉक्सर्स थे इनकी तरह बनना? अभी तो ठीक है, मैरी कॉम हो जैसा, कौन कौन थे आपके दिमाग में? उस टाइम मुझे बॉक्सिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कोई बॉक्सर भी नहीं मालूम था आपको? बॉक्सिंग के 2 बॉक्सर मालूम थे देश के, अपने जाने माने बॉक्सर मोहम्मद अली और माइक टायसन, क्योंकि दुनिया के बॉक्सिंग वो में तो दुनिया मोहम्मद अली के वो तो दोनों लेजेंड है दुनिया में। वो 2 बॉक्सर्स का ना विजेंदर मालूम था, ना अखिल मालूम था, ना मैरी कॉम। बॉक्सर्स किसी के बारे में नहीं मालूम था मुझे। तो पहले नाम क्योंकि न्यूज़पेपर्स में हम पढ़ते रहते थे, और स्कूल्स में किताबों में भी आते थे मोहम्मद अली का नाम, माइक ऐसा तो कोई घर ही नहीं हो सकता जिन्होंने मोहम्मद अली का नाम बच्चा नहीं होगा कि मोहम्मद अली का नाम नहीं सुना होगा। अब तो फिल्मों में भी आते हैं उनके डायलॉग्स भी, और तो तब बस ये दोनों के नाम मुझे पता थे। तो मुझे तब मेरे कोच पूछे थे कि मुझे एक बार कि आप बॉक्सिंग करते हो, बट बॉक्सिंग में दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर कौन है, आप बताओ। तो मेरे बस जुबान पे एक ही नाम आया कि मोहम्मद अली। तो मैंने बस नॉलेज नहीं था, बट मैंने ऐसे बोलते ना तुक्का मारना,
तो वैसे तुक्का मारा था कि मोहम्मद अली, क्योंकि नाम मैंने उन दोनों का ही सुना था, मोहम्मद अली एंड माइक टायसन का। तो सर बोले शाबाश, बट आपको पता है मोहम्मद अली की एक बेटी भी है, लैला अली। वो भी वो पहली बॉक्सर है, विमेन बॉक्सिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उन्होंने बहुत चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि विमेन बॉक्सिंग को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, लोग हंसते कि ये मर्दों का गेम है। पर उन्होंने भी किसी की नहीं सुनी, और किसी की नहीं सुन के वो अपनी मेहनत, अपने दिल की सुन के अब मेहनत किया उन्होंने, फिर वुमेन बॉक्सिंग को वर्ल्ड लेवल पर लेकर आए। तो वैसे ही आप भी किसी की मत सुनो, और आप भी अपने मन की करो और मेहनत करो, अपना नाम रोशन करो, अपने घर वालों का और अपने देश का नाम रोशन करो। इंशाल्लाह आपको भी लोग एक दिन पहचानेंगे। तो वो मैंने एक एडवाइस अपने दिमाग में बिठा ली थी, और उस चीज़ को फॉलो करते आ रही हूँ मैं आज तक। तो तब से 2009 से 11, 14 जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन बने, वो 3-4 ईयर्स शुरुआत के कैसे थे? स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट थे मेरे लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कोई लड़की नहीं थी वहाँ पे, तो मुझे लड़कों के साथ ही करना पड़ता था, ट्रेनिंग, स्पारिंग जो भी है। तो ऑब्वियस है कि लड़कों में लड़कियों से ज़्यादा पावर होता है, स्पीड होता है, और तो उसकी वजह से स्टार्टिंग में मुझे बहुत मार भी पड़े थे। और बहुत लंबी स्टोरी है, क्योंकि अब इतने कम टाइम में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि लगता तो नहीं आपने बचाया अच्छी तरह से, ऐसा लगता है एक्चुअली में। नहीं बचाए नहीं है, रिकवरी हो जाती है। अगर आपको पंच लगता है, आपकी आंख काली हो जाती है, नाक में से ब्लीडिंग हो, आइसिंग करने से आपके 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। तो वही वो लोगों को नहीं पता है, लोग को ऐसा लगता है एक बार नाक में से खून आया तो समझो नाक टूट गई, बट ऐसा कुछ नहीं है। रिकवरी भी होती है स्पोर्ट्स में, ये सब होता है। तो ये सब स्टार्टिंग में मुझे बहुत मार भी पड़े हैं लड़कों के लिए, बट वही चीज़ मुझे आज एक स्ट्रॉन्ग बॉक्सर जैसे बदला, एक स्ट्रॉन्ग बॉक्सर में बदला है। तो मैं उस चीज़ के लिए मैं खुद को एक लकी बॉक्सर मानती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैंने लड़कों के साथ किया, इसीलिए मुझे वो डर नहीं है मेरे अंदर कि रिंग में चढ़ के मुझे लड़कियों से डर लगे। तो जब लड़कों के साथ अच्छा करोगे तो अब लड़कियां आपके लिए ऑटोमेटिकली आपके लिए इजी हो जाएगी। तो वही मुझे विमेन बॉक्सिंग में काम में आया। तो मैं पहली बाउट जब रिंग में चढ़ी थी, निडर होके चढ़ी थी। हाँ, एक नर्वसनेस था कि पहली बार एक कंपटीशन कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने अपना अल्लाह का नाम लेके रिंग में कदम रखा, और जब मेरा हाथ उठा था कि विनर इन द ब्लू कॉर्नर निखत जरीन ऐसे करके, तो मैं बहुत खुश हुई थी। तो तब से मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि यहाँ पे जीता है तो इंशाल्लाह अगले लेवल पे भी मैं स्टेट लेवल पे भी जीतूंगी, फिर नेशनल लेवल पे जीतूंगी। तो वही हिसाब से मेहनत करते रही, और जब पहली बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप रिप्रेजेंट किया था, बहुत खुशी हुई थी कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और वहाँ पे फाइनल तक पहुँच गई। तो तब ऐसे लगा, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो ऐसे लगता है फाइनल तक पहुंचने के बाद बस एक मेडल तो आ गया। अब वो दिमाग में थॉट मैंने आने नहीं दिया था कि एक मेडल आ गया, अब ठीक है, अब मैं अपने अब फ्री खेल सकती हूँ, हार जीत मेरे को कोई मायने नहीं रखती अभी फाइनल में, क्योंकि अब मेरे पास मेडल है। बट मेरे उसमें वैसा नहीं था, मुझे था कि गोल्ड मेडल ही जीतना है। तो मुझे लास्ट तक मैं हार नहीं मानी थी, और जब फाइनल में मेरा हाथ उठा था कि विनर इन द रेड कॉर्नर फ्रॉम इंडिया, तो तब वो चीज़ मुझे आज तक याद है। और आज जब भी मैं वो चीज़ को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब मैं जीती और आप नेशनल आप पोडियम पे खड़े हो, टॉप पोडियम पे खड़े हो, नंबर 1 पे, और जब आपका नेशनल एंथम प्ले हो रहा है दूसरी कंट्री में, और सारे सब आपके नेशनल एंथम के लिए खड़े हैं, तो तब तब मैं रो रही थी। मैं एक फीलिंग अलग था, एक बहुत प्राउड फीलिंग आ रहा था। तो वो फीलिंग मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं एक स्कूल में होता है, हम लोग एवरीडे स्कूल में असेंबली होती है, एवरीडे नेशनल एंथम प्ले होता है, तब भी हम ऐसे खड़े होते हैं, बट उस टाइम वो फीलिंग नहीं आती है। जिस दिन मैं वहाँ पे पोडियम पे खड़ी थी, एक अलग ही था फीलिंग वो। तब से मुझे नेशनल एंथम से इतना प्यार हो गया
कि तब मैंने सोच लिया था, ठान लिया था कि अब जब भी कोई भी कंपटीशन खेलूंगी वहाँ पे मैं नेशनल एंथम प्ले करूंगी मैं, और टॉप पोडियम पे खड़े रहूंगी मैं। इंशाल्लाह कई ऐसे टूर्नामेंट्स आएंगे जहाँ पे आप मेडल जीतेंगे और रोशन करेंगे भारत का नाम। लास्ट 2 सवाल थोड़ा सा जल्दी ख़त्म कर देंगे हम। जी। सबसे पहले वो बताइए, जो आपके पीछे चीफ मिनिस्टर हमारे केसीआर साहब से जो चेक लिया, जी। वो दिन कैसा था आपके? वो दिन के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, वो तो कम ही है और आगे कई दिन आएंगे आपके लिए, जी। उसके बारे में बताइए। ये 2014 की बात है, जब तेलंगाना फॉर्म हुआ था, और ये इंडिपेंडेंस डे का है। ये चीफ मिनिस्टर केसीआर सर ने मुझे 50 लाख से इनाम एज ए फेलिसिटेट किया था और प्राइज़ मनी दिया था, कि मैंने इतने सारे कंपटीशन में अपने स्टेट का और अपने देश का नाम रोशन किया करके सबके सामने गोलकोंडा फोर्ट में दिया था। तो बहुत खुशी हो रही थी मुझे, क्योंकि आप एक होता है मेहनत के बाद जब आपको कोई उस मेहनत का आपको इनाम देता है, तो बहुत प्राउड फील होता है कि आप तब आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने लाइफ में कुछ अच्छा किया है। 21 दुनिया में रैंकिंग है, नंबर 1 इंडिया में है। जी। और किस तरह आप, कौन से बॉक्सर की तरह बनना चाहेंगे दुनिया में आप? जैसे दुनिया में सब मोहम्मद अली को जानते हैं, वैसे मैं भी अपने नाम पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहती हूँ। तो वैसे ही मैं भी चाहती हूँ कि जब भी मेरा नाम है तो लोग पहचाने कि अच्छा, निखत जरीन ये बॉक्सर है। तो मैं उस दिन फेमस होंगी जिस दिन मैं अपना सपना पूरा करूँगी। तो जब मैं अपना सपना ओलंपिक मेडल जीतने का, गोल्ड मेडल जीतने का वो पूरा करूँगी, उस दिन मुझे ऐसे लगेगा कि हाँ, मैंने लाइफ में मतलब अपना सपना पूरा किया है और अपने देश का नाम रोशन किया है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया निखत। नाजरीन, ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक और पर्सनालिटी से मुलाकात कराएंगे आपकी, और आप देखते रहिएगा आदाब हैदराबाद प्रोग्राम। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं।